Ciao today anterior Don मंडरीना ने अटियारा सनेरेस्की से एक ऐसा नाम जो विज्ञान की दुनिया में हमेशा अमर रहेगा को विकासवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था और उनका जन्म 8 फरवरी 1818 को 18 रोपशायर के शब्सबरी शहर में हुआ। डार्विन सिंह में सम्मानित परिवार से थे। एक सफल चिकित्सक थे और उनके दादा थे एक प्रकृतिवादी और कवि थे। बचपन से ही डार्विन की प्रकृति में गहरी रुचि थी। वह इसीलिए नाव की नकोड़े इकट्ठा करते थे, पक्षियों को देखते थे और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे भी एक चिकित्सक बने, इसलिए उन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। डार्विन को चिकित्सा की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें सर्जरी और रक्तपात से घृणा थी। अपनी चिकित्सा की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया ताकि वे एक पादरी बन सकें। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात वनस्पति शास्त्री जॉन स्टीवन्स हेंसलो से हुई, जिन्होंने उनकी प्राकृतिक इतिहास में रुचि को और बढ़ाया और उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में प्रशिक्षित किया। डार्विन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हेंसलो ने उन्हें HMS बीगल नामक जहाज पर एक प्रकृतिवादी के रूप में यात्रा करने की सिफारिश की। यह यात्रा को शुरू हुई और लगभग 5 साल तक चली, जिसने डार्विन को दुनिया के विभिन्न हिस्सों का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कई द्वीपों का दौरा किया। जानवरों और जीवाश्मों का अध्ययन किया। उन्होंने हजारों नमूने एकत्र किए, जिन्हें वे सावधानी पूर्वक पैक करके इंग्लैंड वापस भेजते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक गैलापागोस द्वीप समूह पर हुई, जो इक्वाडोर के तट से लगभग 61 किलोमीटर दूर स्थित है। डार्विन ने देखा कि इन द्वीपों पर रहने वाले फिंच, एक प्रकार की चिड़िया की चोंच का आकार और आकार द्वीप दर द्वीप भिन्न था। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये सभी फिंच एक ही पूर्वज से विकसित हुए थे और उन्होंने अपने विशेष द्वीप पर उपलब्ध भोजन के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। बीज उपलब्ध थे। फिंच की चोंच मोटी और मजबूत थी। वहाँ के फिंच की चोंच पतली और नुकीली थी। यह अवलोकन डार्विन के लिए एक यूरेका क्षण था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि प्रजातियां समय के साथ कैसे बदल सकती है। विलुप्त के जो उस क्षेत्र में रहने वाले छोटे आधुनिक आर्माडिलो से मिलते जुलते थे। इससे उन्हें यह विचार आया कि जीवित प्रजातियां विलुप्त प्रजातियों से संबंधित हो सकती है। 1827 में जब डार्विन इंग्लैंड लौटे तो एक युवा अज्ञात प्रकृतिवादी से एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे। अगले ही उन्होंने अपने यात्रा के नोट्स और नमूनों का अध्ययन किया और अपने क्रांतिकारी सिद्धांत को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने सिद्धांत को प्राकृतिक चयन द्वारा विकास, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। इस नाम के अनुसार किसी भी प्रजाति के भीतर हमेशा विविधता होती है, यानी सभी व्यक्ति एक दूसरे से थोड़े भिन्न होते हैं। ये विविधताएं संतानों को विरासत में मिल सकती है।
संसाधनों की सिद्ध है। पानी आश्रय के लिए प्रतिस्पर्धा होती है और सभी व्यक्ति जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं। जिन व्यक्तियों में ऐसी विविधताएं होती है जो उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में बेहतर बनाती है, वे अधिक संतानें पैदा करते हैं। ये लाभकारी विविधताएं आबादी में अधिक आम हो जाती हैं, जिससे पूरी प्रजाति धीरे धीरे बदल जाती है या विकसित होती है। डार्विन जानते थे उनका सिद्धांत बहुत विवादास्पद होगा, क्योंकि यह बाइबल में वर्णित सृष्टि की कहानी को चुनौती देता था। इसलिए उन्होंने अपने विचारों को प्रकाशित करने में बहुत संकोच किया। हालांकि इस में पेश आती है। उन्हें अल्फ्रेड रसेल वॉलेस नामक एक अन्य प्रकृतिवादी से एक पत्र मिला, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से उसी सिद्धांत को विकसित किया था। इस घटना ने डार्विन को अपने काम को प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। On the Origin of Species, on the Origin of Species प्रकाशित किए। यह पुस्तक तुरंत बिक गई और इसने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच एक तूफान खड़ा कर दिया। कई वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन कई धार्मिक नेताओं और अन्य लोगों ने इसका घोर विरोध किया। यह विचार कई लोगों के लिए अपमानजनक था, जो मानते थे कि मनुष्य को भगवान ने अपनी छवि में बनाया है। जैसे द डिसेंट ऑफ मैन, में मानव विकास के बारे में और विस्तार से लिखा। डार्विन का सिद्धांत धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इसके पक्ष में बहुत सारे सबूत थे। वर्णनात्मक शरीर रचनाएं, भ्रूण विज्ञान और भौगोलिक वितरण सभी ने डार्विन के विचारों की पुष्टि की। डार्विन ने अपना शेष जीवन अपने घर जगह डाउन हाउस शोध करना और प्रयोग करना जारी रखा। वो वैज्ञानिक पति और पिता भी थे। बच्चे थे। वर्ष की आयु में चार्ल्स डार्विन का निधन हो गया। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में सर आइजैक न्यूटन के पास दफनाया गया। चार्ल्स डार्विन के काम ने जीव विज्ञान की नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका सिद्धांत आज भी आधुनिक जीव विज्ञान का केंद्रीय आयोजन सिद्धांत है, जो हमें पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता को समझने में मदद करता है। डार्विन की विरासत केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, इसने धर्म और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने हमें दिखाया कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, से अलग नहीं, और यह कि सभी जीवन रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चार्ल्स डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे, जिज्ञासा, धैर्य और साहस ने दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सावधानी पूर्वक अवलोकन और तर्कसंगत सोच हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है। डार्विन का प्रभाव आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में महसूस किया जाता है, विशेषकर एंटीबायोटिक प्रतिरोध और बीमारियों के विकास को समझने में। उनके सिद्धांत ने चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से फसलों और पशुओं को बेहतर बनाने में मदद की है। संरक्षण जीव विज्ञान का क्षेत्र सीधे तौर पर डार्विन के काम पर आधारित है, जो हमें जैव विविधता के महत्व को समझने में मदद करता है। डार्विन का विचार कि जीवन लगातार बदल रहा है
हमें एक गतिशील और हमेशा विकसित होने वाली दुनिया की एक सुंदर तस्वीर प्रदान करता है। उन्होंने कभी भी सबसे योग्य का अस्तित्व, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया। यह वाक्यांश वास्तव में दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था। डार्विन ने प्राकृतिक चयन शब्द को प्राथमिकता दी क्योंकि यह प्रकृति द्वारा उन लक्षणों के चयन पर जोर देता है जो लाभकारी है। एक धार्मिक थी और डार्विन को इस बात की चिंता थी कि उनके विचार उन्हें परेशान करेंगे। डार्विन ने कैंचुओं के महत्व पर भी एक पूरी किताब लिखी, यह दिखाते हुए कि ये छोटे जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मांसाहारी पौधों और ऑर्किड के परागण तंत्र पर भी विस्तार से अध्ययन किया। डार्विन का काम हमें सिखाता है कि विज्ञान सबूतों पर आधारित एक प्रक्रिया है और सबसे प्रिय विश्वासों को भी चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीगल की यात्रा पर डार्विन ने चिली में एक अनेक से ठहराए जिसने उन्हें चार्ल्स लायल के भूवैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास दिलाया। लायल का विचार था कि पृथ्वी बहुत पुरानी है और धीमी शीत से क्रमिक प्रक्रियाओं द्वारा आकार में आई है, जिसने डार्विन को विकास के लिए आवश्यक विशाल समय सीमा प्रदान की। डार्विन ने कोरल रीफ के निर्माण पर एक सिद्धांत विकसित किया। एक विपुल लेखक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 19 पुस्तकें और कई वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए। अपने जीवन के अंत में डार्विन एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी बन गए, यह कहते हुए कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। थॉमस माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध को पढ़ने से डार्विन को प्राकृतिक चयन के विचार को सूत्रबद्ध करने में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिली। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या हमेशा खाद्य आपूर्ति से अधिक तेजी से बढ़ती है, जिससे अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। डार्विन ने महसूस किया कि यह अस्तित्व के लिए संघर्ष प्रकृति में हर जगह होता है और यह विकास का एक प्रमुख चालक है। डार्विन का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रकृति अंध है, इसका कोई अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। विकास बस पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है जो हमेशा बदलता रहता है। आज डीएनए और आनुवंशिकी के अध्ययन ने डार्विन के सिद्धांत के लिए जबरदस्त आणविक सबूत प्रदान किए। हम देख सकते हैं कि सभी जीवित चीजों का डीएनए कोड मूल रूप से समान है, जो एक सामान्य पूर्वज का एक मजबूत संकेत है। आंशिक समय में आनुवंशिकी का ज्ञान नहीं था, जो उनके सिद्धांत की शक्ति का एक वसीयतनामा है कि यह बात की खोजों के साथ इतनी अच्छी तरह से फिट बैठता है। उनकी वैज्ञानिक पद्धति कठोर और सावधानी पूर्वक थी। उन्होंने अपने विचारों को सार्वजनिक करने से पहले दशकों तक सबूत एकत्र किए। डार्विन ने कबूतरों का प्रजनन करके कृत्रिम चयन का भी अध्ययन किया, यह दिखाने के लिए कि कैसे चयनात्मक दबाव समय के साथ बड़े बदलाव ला सकता है। डार्विन का काम इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे व्यक्ति की जिज्ञासा और दृढ़ता दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल सकती है। उन्होंने हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया, न केवल इसकी सुंदरता के लिए बल्कि इसकी जटिलता और गहरी ऐतिहासिक जड़ों के लिए भी। चार्ल्स डार्विन का नाम हमेशा उस वैज्ञानिक क्रांति से जुड़ा रहेगा जिसने मानव जाति को ब्रह्मांड में अपने स्थान को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर किया। डार्विन के सिद्धांत ने सामाजिक विज्ञानों को भी प्रभावित किया, हालांकि कभी कभी सामाजिक डार्विनवाद के रूप में गलत तरीके से व्याख्या की जाती है, जिसका डार्विन ने स्वयं कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने फूलों वाले पौधों और कीड़ों के बीच सह विकास का दस्तावेजीकरण किया, यह दिखाते हुए कि कैसे दो प्रजातियां एक दूसरे के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। डार्विन ने जानवरों में भावनाओं की अभिव्यक्ति पर लिखा, यह तर्क देते हुए कि मनुष्यों और अन्य जानवरों के बीच भावनात्मक जीवन में एक निरंतरता है। वह अक्सर समुद्री बीमारी से बुरी तरह पीड़ित रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने काम को कभी रुकने नहीं दिया।
उनके पिता ने शुरू में बीगल यात्रा का विरोध किया था, यह मानते हुए कि यह एक पादरी के रूप में उनके भविष्य को बर्बाद कर देगा। ने उनके पिता को यात्रा के लिए सहमत होने के लिए राजी करने में मदद की। डार्विन के काम ने दिखाया कि प्रकृति में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है, केवल पर्याप्त रूप से अच्छा अनुकूलन है। उन्होंने यौन चयन सेक्सुअल सिलेक्शन का विचार भी प्रस्तुत किया, यह समझाने के लिए कि मोर की पूंछ जैसे असाधारण लक्षण कैसे विकसित हो सकते हैं। यौन चयन तब होता है जब व्यक्ति कुछ लक्षणों के आधार पर अपने साथी चुनते हैं, जिससे वे लक्षण आबादी में अधिक आम हो जाते हैं। डार्विन एक अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे, जो अक्सर अपने खराब स्वास्थ्य और अपने काम की धीमी प्रगति के बारे में शिकायत करते थे। उनकी बौद्धिक शक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक बना। सिद्धांत जटिल है, फिर भी इसका मूल विचार आश्चर्यजनक रूप से सरल है, विविधता और चयन के माध्यम से वंशानुक्रम। चार्ल्स डार्विन की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रश्न पूछने और दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने का साहस रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला विचार जब सबूतों द्वारा समर्थित होता है तो दुनिया को बदल सकता है। डार्विन ने एक जैविक पहेली के टुकड़ों को एक साथ रखा जो सदियों से प्रकृतिवादियों को हैरान कर रहा था। विकासवाद का सिद्धांत अब केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान में एक स्थापित नैतिक है जो अनगिनत अवलोकनों और प्रयोगों द्वारा समर्थित है। और इस सब के केंद्र में चार्ल्स डार्विन श्रॉफशायर का वही शांत और जिज्ञासु व्यक्ति है जिसने हमें जीवन की सबसे बड़ी कहानी सुनाई।